Assalamu alaikum class. This is Samrina and today we are here with another topic, or we can say another business cycle theory, that is under consumption theory. In the previous lectures we have studied about the business cycle stages, where we have studied the 6 stages of business cycle. After that we have studied the sunspot theory, that was the oldest one theory of business cycle, and after that we have studied the hot ray monetary theory, and now our concern theory is under consumption theory. Basically this theory is also related to the business cycle. So let's start our topic. In under consumption theory, in economics or in any economy, recession and stagnation arise when consumer demand is less while the amount of production is greater. ठीक है, मीन्स के बाय द इकोनॉमिस्ट दे आर सेइंग कि किसी भी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन की सूरत हाल तब पैदा हो जाती है जब सप्लाई ज़्यादा हो या फिर प्रोडक्शन जो है वो फार्म्स की साइड से ज़्यादा हो, और क्या हो, डिमांड जो है कंज्यूमर की साइड से कम हो. ठीक है, मीन्स कि हम डिमांड कम कर रहे हैं लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है. सो हियर द सिचुएशन इज़ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड. फाइन, इट मीन्स देयर इज़ ओवर प्रोडक्शन और ओवर इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम. जाहिर सी बात है, या तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन प्रॉब्लम हो चुकी है या फिर ओवर इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है इन द इकोनॉमी, जबकि उसकी डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि होनी चाहिए. सो दिस इज़ कॉल्ड अंडर कंजम्पशन. If we talk about the economists, so this theory was presented by Keynesian economist after 1930s Great Depression. 1930s के ग्रेट डिप्रेशन की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है कि क्या हुआ था. इन 1930s ग्रेट डिप्रेशन द सप्लाई वाज ग्रेटर दैन डिमांड, और वी कैन से द सप्लाई वाज मच ग्रेटर दैन डिमांड. बहुत ज़्यादा सप्लाई थी इकोनॉमी में और डिमांड उसकी थी ही नहीं. तो दैट वाज द ग्रेट डिप्रेशन, और दैट वाज आल्सो द फ्लॉप ऑफ सेज लॉ. सेज लॉ क्या कहता था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. बट 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद सेज लॉ को भी मींस क्रिटिसाइज़ किया गया, और उसके बाद थ्योरीज डेवलप की गई, जिसमें से एक थ्योरी जो है वो अंडर कंजम्पशन थ्योरी भी है. Okay, here has been written that under consumption theory of business cycle is very old one, which dates back to the 1930s. Malthus and Sismondi criticized Say's law. तो ये क्या थे? ये केन्जियंस इकोनॉमिस्ट ने सेज लॉ को क्रिटिसाइज़ किया दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल द टाइम सप्लाई इज़ ऑलवेज इक्वल टू द डिमांड, और सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी सिचुएशन. सो 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन है, दैट वाज अ प्रूफ बाय देम दैट सप्लाई इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू डिमांड, क्योंकि it can be the situation like this as we study in our today's theory. They attribute overproduction of goods to lack of consumption demand for them. This overproduction causes filling up of inventories of goods which results in recession. ठीक है. According to Sismondi and Hobson, under consumption theory as propounded by the Sismondi and Hobson was not a theory of recurring business cycle. They made an attempt to explain how a free enterprise economy could enter in a long run economic slowdown. ठीक है, उन्होंने इस थ्योरी में ये भी बताया कि कैसे लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है उसका जो बिजनेस साइकिल है वो स्लो डाउन कंडीशन की तरफ जाता है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? फाइन. According to them, the rich section in the society receive a large part of their income from return on the financial asset in the real property owned by them. Okay, अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं
कि रिच सेक्शन जो है सोसाइटी का वो क्या कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंस होता है रिच सेक्शन में और द पुअर सेक्शन में, ठीक है। जो रिच सेक्शंस होते हैं उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है उनकी अर्निंग्स होती हैं, उनको रिटर्न्स मिल रहे होते हैं, उनके जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं या फिर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनकी इनकम में इजाफा होता जाता है। और जो पुअर सेक्शन होते हैं उनकी इनकम में कमी हो जाती है, जहाँ से क्या हो जाता है कि डिमांड में कमी आती है और सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फर्दर दे अज्यूम दैट रिच हैव लार्ज प्रॉपर्टी टू सेव, ठीक है। उनकी जब रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो क्या करेंगे, वो सेव भी ज़्यादा करेंगे, और जब वो सेव ज़्यादा करेंगे तो वो इन्वेस्ट भी, उनका इन्वेस्टमेंट लेवल भी ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड वेल less well-off people like rich section we are talking about in a society obtain most of their income from work, ठीक है। तो पुअर सोसाइटी की अगर हम बात करें या फिर जो डेली वेजेस की हम बात करें, तो उनका इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है, जस्ट उनकी अर्निंग्स होती हैं या फिर जो वर्क करते हैं उसी से ही उनको सोर्स ऑफ इनकम मिलती है, ठीक है। तो in their theory, they further assume that during expansion process, the income of rich people increase relatively more than the wage income, ठीक है। Thus, during the expansion phase, income distribution change in the favor of rich people. जब रिसेशन का फेज चल रहा होता है तो वो किसकी फेवर में हो जाती है, जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी फेवर में ज़्यादा होता है वो सेशन। In the expansion process, saving increases and therefore consumption demand decline. According to Sismondi and Hobson, increase in saving during to expansion phase, जैसे कि हमने कहा है कि एक्सपेंशन फेज में क्या है, सेविंग इंक्रीज हो जाती है तो इन्वेस्ट वो ज़्यादा करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो डिमांड जो है कंज्यूमर की तरफ से वो तो कम है, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो है वेज रेट कम मिल रहा है, उनके ऑलरेडी वेज रेट में इतना डिफरेंस आ रहा है, वो वर्क करके ही जो वेज रेट हासिल कर रहे हैं, तो वो उतनी डिमांड नहीं इंक्रीज़ कर रहे, वो अपना कंजप्शन लेवल उस तरह से नहीं बढ़ा रहे जिस तरह से सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस वे डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स और व्हाट इज़ कॉल्ड अंडर कंजम्पशन एमर्ज इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर कंजम्पशन की सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी में अराइज हो जाएगी। सिंस सप्लाई और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज रिलेटिवली एज कम्पेयर टू द कंजम्पशन, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि सप्लाई जो है वो बढ़ती जा रही है और डिमांड जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ रही या फिर बढ़ ही नहीं रही। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर कंजम्पशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, जैसे कि प्रीवियस में बताया गया है, जैसे ही सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड नहीं बढ़ रही होती तो क्या सिचुएशन अराइज होती है, प्राइसेस कम हो जाती हैं, ठीक है। फर्म्स को ये लगता है कि हमें अब अपनी जितनी भी उनकी सप्लाई जो वो क्रिएट कर चुके हैं तो उनको लेस प्राइसेस पे उसको सेल आउट कर देना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट वो सेल्ड आउट हो जाएं, ठीक है। क्योंकि फर्म्स कभी भी जो है वो लॉस पे नहीं जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो कम प्राइसेस पे उसको सेल आउट करेगी। तो उसके लिए क्या होगा, प्राइसेस कंटिन्यू फॉलिंग एंड गो इवन बिलो द एवरेज कॉस्ट। अब जितनी एवरेज कॉस्ट या जितना कॉस्ट उस चीज़ को प्रोडक्शन या उसको प्रोड्यूस करने पे किसी फर्म ने लगाया होगा, उससे भी ज़्यादा जो है वो कम प्राइस पे उसको सेल करने के लिए फर्म जो है वो रेडी होगी। सो इवन बिलो द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ब्रिंगिंग लॉसेस टू द बिजनेस फर्म। अब इस सिचुएशन पे क्या होगा, जो बिजनेस फर्म है उनको भी क्या हो रहा है, अब लॉस हो रहा है। Thus, when under consumption appear, production of goods becomes unprofitable. अब जाहिर सी बात है, जब अंडर कंजप्शन की सूरत हाल पैदा हो जाती है इकोनॉमी में, तो वो दोनों साइड से, चाहे वो फर्म्स की हम बात करें या फिर कंज्यूमर की बात करें, इट इज़ नॉट फेवरेबल और इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर बोथ ऑफ देम। कंज्यूमर को भी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, उनका प्रॉफिट लेवल डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो कॉस्ट लगाई थी उससे भी कम में वो उसको सेल कर रहे हैं। उनका
जो कॉस्ट लेवल है उससे कम प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म। फर्म्स कट देयर प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन रिसेशन और कंट्रेक्शन इन द इकोनॉमी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंजम्पशन थ्योरी ऑफ द बिजनेस साइकिल। फाइन, अल्लाह हाफिज़।